दो बड़ी खबरें और साथ में दो बोनस खबर। बड़ी खबरें मोदी मंत्रिमंडल और एनडीए से, लेकिन पहले बोनस खबर। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच घमासान जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अमरिंदर सिंह की पहली कैबिनेट बैठक में सिद्धू नहीं पहुंचे। उधर राजस्थान कांग्रेस में पार्टी के एक विधायक ने गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर डाली है। कांग्रेसी अखाड़े से आ रही खबर पर मैं इस शो में आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आपको लिए चलता हूं बीजेपी के अखाड़े में, प्रधानमंत्री मोदी जी के अखाड़े में, एनडीए के अखाड़े में। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने फिर तेवर दिखाए हैं। बोल रही लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। गठबंधन की राजनीति पर बिल्कुल बात होगी, लेकिन इधर मोदी जी की अपनी बीजेपी में और उनके मंत्रिमंडल में भी शह और मात का खेल चल रहा। नया मंत्रिमंडल तो बन गया, पर कौन होगा नंबर 2? कौन होगा मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी? अमित शाह या राजनाथ सिंह? खेल शुरू हो चुका है। इस अखाड़े में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, पहले वो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। आपको ये तो मालूम है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कई कमेटियों का गठन करते हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया और 2 नई कैबिनेट समितियां बनाई। ये जो 2 नई कैबिनेट कमेटियां बनाई हैं वो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ यानी निवेश और विकास को लेकर है, और दूसरी रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। इन दोनों नई कमेटियों की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री 4 अन्य कैबिनेट कमेटियों की भी अध्यक्षता भी करेंगे, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करेंगे। बाकी बची 2 कैबिनेट कमेटियों की अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री अमित शाह। अब यहां पर एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं। अमित शाह 2 कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष तो हैं, मगर इन 8 कमेटियों के सदस्य भी हैं, और राजनाथ सिंह केवल 2 कैबिनेट कमेटियों के सदस्य बनाए गए। कौन सी 2? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यानी बाकी 6 कैबिनेट कमेटियों में राजनाथ सिंह शामिल नहीं हैं, अमित शाह हैं। कहने को राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं भी। अब एक और दिलचस्प फैक्ट, राजनाथ सिंह का नाम राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में भी शुमार नहीं है। 30 मई को मोदी जी ने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ दी। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी के बाद शपथ लेने वाले मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। परंपरा के अनुसार नंबर 2 स्थान पर शपथ लेने वाला मंत्री ही किसी भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में नंबर 2 का ही स्थान रखता है। यानी प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में वो ही कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की अध्यक्षता करता है। लेकिन राजनाथ सिंह तो अब इस समिति के सदस्य भी नहीं है। कौन है सदस्य? नए गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह। इस समिति में अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, रेल मंत्री पीयूष गोयल और हरसिमरत कौर बादल जैसी केंद्रीय मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जब रक्षा मंत्री थी तब भी वो इस कैबिनेट कमेटी की सदस्य थीं, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी थी। मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब इस कमेटी के सदस्य नहीं है। राजनाथ सिंह का नाम संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में भी नहीं है, जबकि सच्चाई यही है कि अमित शाह के मुकाबले राजनाथ सिंह का संसदीय अनुभव काफी लंबा है। वो वाजपेयी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे आज से 16 साल पहले। अमित शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं इस बार और केंद्रीय मंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह पहली बार 1996 में राज्यसभा के सदस्य बने थे और 2009 से लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। संसदीय मामलों की इस कैबिनेट कमेटी में भी निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और दूसरे मंत्री हैं, मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं है।
मोदी 2.0 कैबिनेट में कौन होगा नंबर 2, ये उसी दिन ही शायद तय हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्रालय का कामकाज राजनाथ से लेकर अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट अमित शाह को दे दिया। कैबिनेट कमेटियों के पुनर्गठन से अब ये गलतफहमी किसी को होनी भी नहीं चाहिए। वैसे एक बात और बताता चलूं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स में केवल 2 मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। इधर मोदी मंत्रिमंडल में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उधर सहयोगी शिवसेना भी एक मंत्रालय भर से खुश नहीं। अब बाकायदा शिवसेना बोल रही, स्पीकर तुम्हारा तो डिप्टी स्पीकर हमारा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि एनडीए में बीजेपी के बाद शिवसेना सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, उसके 18 सांसद है, इसलिए उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, जैसे कि बीजेपी ने जेडीयू सांसद को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनाया। शिवसेना हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय से भी खुश नहीं है जो सावंत जी को मिला है, वो इससे भी भारी भरकम पोर्टफोलियो की मांग कर रही है। संजय राउत ने बताया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह बात बीजेपी आला कमान तक पहुंचा दी है। जेडीयू भी, अगर आपको याद हो, केवल एक मंत्री पद दिए जाने से नाखुश था, क्योंकि बीजेपी ने तय किया था कि वो सहयोगी पार्टियों को केवल एक कैबिनेट का दर्जा देगी। तो बीजेपी को ये नाराजगी जेडीयू से भी झेलनी पड़ी। किस हद तक? जिसके बाद हुआ ये कि नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया कि उसमें शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देते रहेंगे, एनडीए में तो हम हैं ही। अब शिवसेना भी गरज उठी है, बीजेपी को शिवसेना की नाराजगी से भी निपटना होगा। तो चलिए अब दिल्ली से आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है। एक कांग्रेसी विधायक पृथ्वीराज मीना ने गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। गहलोत और पायलट दोनों को जब पार्टी हार पर मंथन करना चाहिए तो वे एक दूसरे को ही नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अभी उस दिन ही तो गहलोत ने बोला कि सचिन पायलट ने जोधपुर से उनके बेटे वैभव को हरवा दिया। अब बताइए, मुख्यमंत्री गहलोत को इस बात का गम नहीं कि ये अपनी पार्टी को राजस्थान में एक भी लोकसभा सीट नहीं जितवा पाए, लेकिन ये जनाब इसलिए परेशान है कि इनका बेटा वैभव चुनाव हार गया। खुद अशोक गहलोत इस सीट से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, मगर इस बार बेटा हारा तो उसकी वजह वो खुद नहीं, कोई और है। हो भी सकता है कांग्रेस में गहलोत और पायलट के मतभेद किसी से छुपे भी नहीं। यही कारण था कि विधानसभा में जीत के बाद इन दोनों की रस्साकशी को निपटाने के लिए राहुल गांधी ने बीच का रास्ता चुना और एक को मुख्यमंत्री तो दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाया। जबकि अमूमन ऐसा फॉर्मूला गठबंधन सरकारों में निकलता है जब सहयोगी पार्टियां भी बराबर का हिस्सा मांगती हैं, मगर राजस्थान कांग्रेस में पार्टी सहयोगी ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। इसलिए गहलोत को यह दुख नहीं कि अभी 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी से यह राज्य झटका था, उस हिसाब से इन्हें 10-15 सीटें जीतनी चाहिए थी कांग्रेस को राजस्थान में। लोकसभा चुनाव के दौरान गहलोत ने पूरे राज्य में 130 रैलियां और रोड शो किए, इनमें से 93 रैलियां और रोड शो जोधपुर में की, यहां से उनके बेटे वैभव चुनाव लड़ रहे थे। फिर भी वैभव गहलोत लगभग 3.25 लाख वोट से चुनाव हार गए। मगर गहलोत का सारा गुस्सा, अशोक गहलोत का सारा गुस्सा इस बात से है कि सचिन पायलट ने साजिश करके इनके बेटे को भी जीतने नहीं दिया। हालांकि मीना जो डिमांड कर रहे हैं अशोक गहलोत के इस्तीफे की, पृथ्वीराज मीना, उनका कहना है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मांग है। यही तो कांग्रेस की त्रासदी है। राजस्थान की कांग्रेसी राजनीति व्यक्तिगत लड़ाई बनकर रह गई है, व्यक्ति विशेष हो गया है और व्यक्तियों के इस ईगो टसल में पार्टी
पीछे धकेल दी गई है। उसी तरह पंजाब में भी कांग्रेस का यही हाल है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। चुनाव के दौरान सिद्धू के कई नरगल बयान आते रहे अमरिंदर ने तो काला कमान से शिकायत भी की कि सिद्धू पर लगाम कसी जाए, मगर सिद्धू कहां मानने वाले थे। नतीजा ये रहा कि पंजाब में कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, मगर 13 में से केवल 8 सीटें ही जीत पाई। अब चुनाव खत्म तो मयान से तलवारें फिर बाहर निकल आई हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई वहां से तो वरिष्ठ पार्टी नेताओं के इस्तीफे खुद पार्टी अध्यक्ष को मांगने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो हार से नाराज कोप भवन में जाकर बैठे हुए हैं। वो बचपन में कविता पढ़ी थी ना, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल, और यहां राहुल हैं अध्यक्ष पद त्यागने के लिए मचल उठे हैं। अच्छा होता वो ऐसे ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भी ढंग से मचल उठते चुनाव से पहले, बहुत पहले, मगर उनको रास्ते में एक सीटी मिल गई। चुनाव भर उसी को बजाते रहे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अंदर पार्टी में भीतर घात का उन्हें अंदाजा ही नहीं लगा। नाके पर नॉइज पोल्यूशन के लिए धर लिए गए। 5 साल विपक्ष में बैठने का हर्जाना भरना पड़ा, और वो भी बिना मान्यता के कच्चे लाइसेंस पर। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।